तो भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, किस्मत कब किसी कौन से मोड़ पर ले जाए ये बात कोई नहीं जानता। हमारे सामने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है और इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की है। लेकिन वही कुछ ऐसे उदाहरण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो देखते ही देखते आसमान की ऊंचाई से जमीन पर लुढ़ गए। दुबई, सिंगापुर और कुवैत जैसे कई देश ऐसे हैं जो आज से 6-7 दशक पहले काफी गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज इन देशों में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो वहीं वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो सन 1970 से 80 के दशक तक एक समृद्ध देश हुआ करता था। इसकी गिनती लैटिन अमेरिका के सबसे धनी और दुनिया के 20 सबसे अमीर देशों में की जाती थी। लेकिन आज इस देश की अर्थव्यवस्था अलग ही मोड़ पर आ गई है। अब ये देश दुनिया के सबसे गरीब और पिछड़े देशों में शुमार है। ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला में लोगों के पास पैसों की कोई कमी है, बल्कि यहाँ लोगों के पास दोस्तों इतना पैसा है कि हर किसी के घर पर आपको नोटों की सैकड़ों गड्डियाँ देखने को मिलेंगी। लोग शॉपिंग करने भी जाते हैं तो बैग भरकर नोट लेकर जाते हैं, फिर चाहे इतने पैसों के बदले उन्हें एक ब्रेड का पैकेट या 1 किलो चावल ही क्यों ना मिले। सुन के आपको हैरानी हुई होगी कि भला एक ब्रेड का पैकेट या 1 किलो चावल के लिए बैग भरकर नोट कौन देगा, लेकिन ये वेनेजुएला की सच्चाई है। इस देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग छोटी छोटी चीजों के लिए मर्डर कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार वेनेजुएला की ये हालत हुई? वेनेजुएला इतना गरीब कैसे हो गया और इस समय वेनेजुएला की वर्तमान स्थिति क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर वेनेजुएला इतना गरीब देश कैसे हो गया। आप बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वेनेजुएला की गिनती इतिहास में उन देशों में की जाती है जो सबसे पहले आजाद हुए थे। 5 जुलाई 1811 को वेनेजुएला को स्पेन से आजादी मिली थी। वेनेजुएला में आज के समय में सबसे बड़ी मात्रा में तेल के भंडार मौजूद हैं, जो सऊदी अरब, कनाडा, रूस या इराक से भी कहीं ज्यादा हैं। यहाँ 303 बिलियन बैरल ऑयल की बात कही गई है, जो इराक से दुगना और अमेरिका से 7 गुना ज्यादा है। लेकिन इतने ज्यादा तेल के भंडार होने के बावजूद इस देश के हालात आज बहुत ही खस्ता है। देश में चारों तरफ भुखमरी से लोग मर रहे हैं। लाखों रुपए होने के बावजूद लोगों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। लेकिन अगर वर्ल्ड मैप पर नजर डाली जाए तो जिन देशों में तेल के भंडार हैं, वो बहुत ही ज्यादा अमीर और समृद्ध हैं। उदाहरण के लिए हम खाड़ी देशों को ले सकते हैं, जो लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर दुनिया को हैरान कर रहे हैं। सन 1970 और 80 के दशक तक वेनेजुएला की स्थिति भी उन खाड़ी देशों जैसी ही थी। लैटिन अमेरिका का देश दुनिया के तमाम देशों को तेल की सप्लाई किया करता था। उस समय वेनेजुएला की जीडीपी $500 बिलियन और पर कैपिटा इनकम $15,000 से ज्यादा थी। यहाँ पर कैपिटा इनकम आज के भारत के लोगों से भी अधिक है। तेल बेचकर वेनेजुएला लगातार अमीर हो रहा था और खूब सारा पैसा भी कमा रहा था। लेकिन तब तक वेनेजुएला के पास इतनी बेशुमार दौलत थी कि यहाँ पर राजनीति का गंदा खेल शुरू हो गया। वोट बैंक को अपनाने के लिए यहाँ के नेताओं ने देश को बर्बादी की राह पर ले जाना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय नेताओं को ये बात पता नहीं थी कि आने वाले कुछ सालों में उनकी ये गलती इतनी भारी पड़ जाएगी। वेनेजुएला की सरकार ने अपने लोगों को मुफ्त में घर देने शुरू कर दिए। लोगों को बिना कुछ किए घर मिल रहे थे। लेकिन अब भी वेनेजुएला के पास काफी पैसा था। इन सब पैसों को सरकार ने सब्सिडी और सोशल प्रोग्राम्स में खर्च किया। लोगों को सभी चीजें मुफ्त में दी जाने लगी। खाने के सामान, गैस, पेट्रोल और दवाइयाँ सब कुछ ना के बराबर दामों में लोगों को मिल रहा था। इससे वेनेजुएला के लोग की आदत भी बिगड़ती चली गई और उन्हें मुफ्त की चीजें लेने की बुरी आदत हो गई। कुछ सालों तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन 1991 के बाद तेल के दामों में कमी आने लगी, क्योंकि वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल के उत्पादन पर ही निर्भर थी। ऐसे में इस देश को आर्थिक तौर पर गहरा झटका लगा और सन 1995-96 में देश में इन्फ्लेशन 100% तक बढ़ गया। वही पॉवर्टी भी 66% तक बढ़ गए और इसी वजह से जीडीपी को भारी नुकसान हुआ। 1996 में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था 46% तक गिर गई। लेकिन इतना होने के बाद भी वेनेजुएला ने सबक नहीं सीखा और यहाँ के नेताओं की सत्ता के भोग बढ़ती चली गई। साल 1999 में हीगो चावेज वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से तेल के दामों में तेजी आई और वेनेजुएला के पास एक बार फिर से पैसा आना शुरू हो गया। लेकिन हीगो ने इस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास में नहीं किया। उन्होंने ना तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और ना ही विकास को लेकर कोई काम कराए। साथ ही देश में इतना पैसा होने के बावजूद हीगो ने उसे कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया और उस पैसे से कमाई का कोई ऑल्टरनेटिव तरीका भी नहीं सोचा। बस सारा पैसा लोगों को मुफ्त का सामान देने में इस्तेमाल किया। सरकार द्वारा लोगों को सामान इतनी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। कई कंपनियां लगातार नुकसान उठाकर व्यापार कर रही थी। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगातार ठप पड़ने लगी। व्यापारियों ने अपना काम धंधा बंद कर दिया क्योंकि व्यापार में उन्हें कोई भी लाभ नहीं हो रहा था और दूसरी ओर सरकार सब कुछ फ्री में दे रही थी। वेनेजुएला की सरकार ने देश के सभी नेचुरल रिसोर्सेज को अपने अधीन ले लिया और व्यापार की कमान भी सरकार ने खुद संभाली। 2003 में एक समय ऐसा भी था जब तेल के उत्पादन से लेकर ब्रेड बनाने तक सब कुछ सरकार ही देख रही थी। 200 कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा और वेनेजुएला की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। वेनेजुएला को पहला बड़ा झटका 2013 में लगा जब तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की कैंसर से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद निकोलस मादुरो ने देश की कमान संभाली और वोट बैंक के लालच में लोगों को फ्री सामान देने का कल्चर जारी रहा। लेकिन अब इसे मादुरो की बदकिस्मती कहें या क्या,
कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद तेल की कीमतों में लगातार कमी देखने को मिली। तेल की कमी के कारण वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और देश में महंगाई बढ़ने लगी। 2015 के बाद से हर साल वेनेजुएला की जीडीपी में 5 से 10% तक की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन वेनेजुएला के नेताओं को सत्ता का लालच इतना था कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की ओर जोर नहीं दिया। देश के लोगों को सब्सिडी और मुफ्त का सामान देने के लिए प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने अन्य देशों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। जब वेनेजुएला कर्ज के भार में दब गया तो सरकार ने अपने देश में नोट छापने शुरू कर दिए। नोट छापकर गरीबी दूर करने का आइडिया सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह पॉसिबल नहीं है। फिर भी सरकार ने लगातार नोट छापने शुरू किए। वेनेजुएला के नेता इस बात से अनजान थे कि इसका क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। नोट छापने के लिए प्रोडक्शन और सर्विस आउटपुट की जरूरत पड़ती है और जीडीपी के आधार पर ही कोई भी देश नोट छाप सकता है। आलम यह हुआ कि साल 2016 में वेनेजुएला में इन्फ्लेशन 800% बढ़ गया और 2018 में इन्फ्लेशन की रफ्तार 3 लाख तक पहुंच गई और 2020 तक ये आंकड़ा मिलियंस में पहुंच गया। किसी देश में इन्फ्लेशन मिलियंस में पहुंच जाना मतलब देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बुरे दौर से गुजरना है। भारत में फिलहाल इन्फ्लेशन की दर सिर्फ 6.07% है। मिलियंस और 6.07% में कितना अंतर होता है, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। वेनेजुएला में लोगों को बिस्किट का पैकेट, 1 किलो चावल, ब्रेड या दूध के पैकेट के लिए भी कट्टे भरकर नोट लेकर जाने पड़ रहे थे। 50 लाख रुपए महीने की कमाई करने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार को पालने में असफल हो रहा था। वेनेजुएला की करेंसी 2021 तक इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि एक भारतीय रुपया वेनेजुएला के 5800 वेनेजुएलन बॉलीवर तक पहुंच गया, यानी कि भारत के 20 रुपए 1 लाख बॉलीवर से भी ज्यादा थे। वहीं $1 की कीमत 43 लाख बॉलीवर को भी पार कर चुकी थी। वेनेजुएला देश के लोग गरीबी में जीवन यापन करने के बजाय पड़ोसी देश ब्राजील और कोलंबिया का रुख कर रहे थे। पिछले 2 से 3 सालों में वेनेजुएला की 15% आबादी यानी 45 लाख से ज्यादा लोग अन्य देशों में पलायन कर चुके हैं। महिलाएं ब्राजील जैसे देशों में जाकर अपना जिस्म बेचने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि वेनेजुएला की महिलाएं दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर मानी जाती हैं। इस महंगाई से निपटने के लिए वेनेजुएला की सरकार ने अगस्त 2021 में एक बड़ा फैसला लिया और अपने देश की करेंसी को डीमोरलाइज कर दिया, यानी 10 लाख बॉलीवर की वैल्यू 1 बॉलीवर कर दी गई। सरकार ने ऐलान किया कि जिस व्यक्ति के पास जितना भी पैसा है उसकी कुल कीमत में 6 शून्य हटा दिए जाए। इस फैसले से देश के सभी करोड़पति लोग रातों रात गरीब हो गए। सरकार के इस फैसले का बहुत विरोध भी किया गया, लेकिन अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार को कोई और तरीका नजर नहीं आ रहा था। आज एक बॉलीवर की कीमत 17 भारतीय रुपए है। इस हिसाब से बॉलीवर आज के समय में भारतीय रुपए से थोड़ा मजबूत नजर आता है, लेकिन देश के भीतर हालात सुधरने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। इन सब के कारण वेनेजुएला में क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं। लूटपाट और चोरी डकैती तो देश में आम बात हो गई है। खाने के लिए सामान न मिलने पर लोग जंगली जानवरों को मार कर खा रहे हैं। अपना पेट भरने के लिए लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। वेनेजुएला में बार्टर सिस्टम का भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, यानी सामान के बदले सामान या सर्विस का आदान प्रदान किया जा रहा है। वेनेजुएला देश लंबे समय तक स्पेन का गुलाम रहा है और आज भी वेनेजुएला में स्पेनिश कल्चर की झलक नजर आती है। देश के ज्यादातर लोग स्पेनिश भाषा में ही बात करते हैं। वेनेजुएला के कुछ अजीबोगरीब नियमों के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर लड़कों के लिए शादी की मिनिमम एज 14 इयर्स है, तो महिलाओं के लिए ये उम्र 16 साल है। दुनिया के ज्यादातर देशों में महिलाओं की शादी की उम्र कम या पुरुषों के बराबर होती है। वेनेजुएला देश की पूरी आबादी शहरों में ही रहती है, क्योंकि आज से 50 साल पहले तक देश काफी अमीर हुआ करता था। इसलिए लोगों ने गांव छोड़कर शहरों में ही अपना घर बसा लिया था और सरकार द्वारा लोगों को शहरों में मुफ्त आवास दिए गए। इस वजह से वेनेजुएला को दुनिया में अर्बन कंट्री के नाम में ही काफी सुखद है। साथ ही यहाँ पर हरियाली भी बहुत ज्यादा है। वेनेजुएला की वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी है। अमेज़न के जंगलों का कुछ हिस्सा वेनेजुएला में भी मौजूद है। वेनेजुएला तेल के साथ साथ एल्यूमिनियम, स्टील और सीमेंट का निर्यात भी करता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद देश की क्या स्थिति है वो आपने देख लिया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी